अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग के। क्वेश्चन में निशानी ये होगी, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर कभी भी मेंशन नहीं होगा कि ये इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहचानना इस तरीके से है कि क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वेरिएबल के कॉफिशेंट में वेरिएबल पैरामीटर इन्वॉल्व होगा, या फिर कंस्ट्रेंट की राइट हैंड साइड में आपके पास क्या होगा, पैरामीटर इन्वॉल्व होगा। टी हो सकता है, यू हो सकता है, जेड एक्स वाई जेड के अलावा कुछ एक्स के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक हो गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने पहचान जाना है कि ये किसका क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक लीनियर प्रोग्रामिंग का। अच्छा, इसके बाद आपने करना क्या है, इसमें आपने सबसे पहले क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किस तरीके से करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका आपके पास होता है कि अगर आप देखें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो सारे के सारे लेस देन के। इस लेस देन को ख़त्म करने का तरीका है कि हम स्लैक को इन्वॉल्व करा देंगे। जब हम स्लैक को इन्वॉल्व कराएंगे तो ये हो जाएगा +x4 इज इक्वल्स टू 40, +x5 इज इक्वल्स टू 60, +x6 इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो आपके पास कुछ ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक हो गया। अब हमने जब इसका एल्गोरिथम पढ़ा है तो उसमें ख़ुद हमने बताया कि पहला केस होता है, क्योंकि गिवन है कि टी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो टी जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जो दो कंडीशन है कि एक टी 0 हो सकता है और एक टी 0 से बड़ा हो सकता है। टी 0 के लिए हम पहले केस ले लेते हैं, हम ऊपर केस 1 की हेडिंग देंगे। केस 1 आपके पास होता है एट टी इज़ इक्वल्स टू 0। अब टी अगर 0 होगा तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल गिवन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ टी आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ आपने क्या करना है, टी को 0 पुट करना है और आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। आपने टी को पूरा 0 पुट किया, ठीक है। फिर टी को 0 पुट किया, वहाँ से हमने n निकाला, m निकाला। n क्या है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स, m क्या है, नंबर ऑफ़ इक्वेशन। n माइनस m किया, नंबर ऑफ़ इक्वेशन माइनस वेरिएबल। जो वेरिएबल नंबर तादाद आती है उतने वैल्यूज़ को हमने इक्वल्स टू 0 रखना होता है एज अ नॉन बेसिक, ठीक हो गया। और नॉन बेसिक हम किन को रखते हैं कि जो आपके पास गिवन क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो। अब हमारे पास गिवन क्वेश्चन में x1 x2 x3 था, हमने उसको इक्वल्स टू 0 रखा, उससे प्रॉपर सिंप्लेक्स का टेबल बनाया, ठीक है। उससे एंटरिंग लीविंग सो ऑन पूरा बनाने के बाद एक दफ़ा एंटर किया, फिर एंटर लीव हुआ, फिर आपके पास एक ऑप्टिमल टेबल बनेगा, ठीक है। उस ऑप्टिमल टेबल से आपने नेक्स्ट तरीका स्टार्ट करना है। तो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने पूरा खुद करना है क्वेश्चन को, कि जहाँ तक ऑप्टिमल टेबल सिंपल बनाना है वहाँ तक आप पूरा बनाएंगे। मैं आपको ऑप्टिमल टेबल के ऑन से आगे से स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है, कि आगे से कैसे करते हैं। तो मैंने ऑप्टिमल टेबल बना लिया। ऑप्टिमल टेबल आपके पास कुछ ये बनेगा, ठीक हो गया। अब इस ऑप्टिमल टेबल पे ये तो t इक्वल्स टू 0 के लिए था। फिर हमने एल्गोरिथम में कहा था कि इसके बाद हम x बी नॉट ऑफ टी, सी बी नॉट ऑफ टी और बी नॉट ऑफ टी को फाइंड करते हैं। सो सबसे पहले बी नॉट इन्वर्स ऑफ टी को फाइंड करते हैं बेसिकली। तो बी नॉट इन्वर्स होगा क्या, या सी बी नॉट इन्वर्स क्या होगा। तो लेकिन अब नज़र आ रहा है कि ये ऑप्टिमल टेबल है। क्यों ऑप्टिमल है, क्योंकि इसमें जो जेड रो कॉफिशेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव हैं। और ये आपके पास मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन था तो इसमें कोई भी चीज़ एंटर तो हो नहीं सकती, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एंट्रिंग वेरिएबल लिविंग नहीं हो सकता, उसके लिए हम नीचे लिखते हैं सिंस नन ऑफ जेड रो coefficients are negative, so the current solution is ऑप्टिमल, ठीक हो गया। इसके बाद आपने बनाना होता है एक्स पी नॉट। अब इसको ख्याल रखना है कि इसको बनाते कैसे हैं। एक्स पी नॉट बेसिकली होता क्या है, जो आपके पास बेसिस में बेसिक कॉलम में वेरिएबल्स है, क्या है, x2 है, x3 है और x6 है, इसका ट्रांसपोज। अच्छा, अब x2 x3 x6 एक्स बी नॉट बेसिकली सोल्यूशन कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स बी नॉट क्या होगा, x2 का सोल्यूशन क्या है 5, x3 का क्या है 30 और x6 का क्या है 10, इसका ट्रांसपोज। इसी तरीके से सी बी नॉट बनाते हैं। सी बी नॉट क्या होता है, वैसे नॉर्मली सी जो होता है वो ऑब्जेक्टिव रो कोफिशिएंट को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पे सी बी नॉट बेसिक में क्या है, x2 x3 x6 इनके ऑब्जेक्टिव रो कोफिशिएंट को एक्सप्लेन करेगा। x के ऑब्जेक्टिव रो कोफिशिएंट हैं, x2 का कोफिशिएंट है 2 - 2 3 2 - 2 3 2t। इसी तरीके से x3 आपके पास नेक्स्ट था x3 का कोफिशिएंट है 5 + 5t और x6 है नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी
फॉर्म हो जाएगी x2 का कॉफिशेंट 2 - 2t, x3 का कॉफिशेंट 5 + 5t और x6 का कॉफिशेंट 0। ठीक है, ये ओरिजिनल जेड रो कॉफिशेंट्स को फाइंड करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने बी नॉट इन्वर्स फाइंड करना होता है। अब बी नॉट इन्वर्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका है, वैसे तो हमने बी नॉट इन्वर्स पूरा फाइंड करना पड़ता है, बी नॉट होता है जस्ट, लेकिन यहाँ पे बी नॉट इन्वर्स हम ऑप्टिमल टेबल से फाइंड करते हैं। ऑप्टिमल टेबल से क्या फाइंड करते हैं कि आपके पास बिल्कुल स्टार्टिंग टेबल में आपके पास जो स्टार्टिंग बेसिक था वो था x4 x5 x6। आपने ऑप्टिमल टेबल में x4 x5 x6 के कॉलम्स को लेट से यहाँ तक, ये पूरा क्या है आपके पास बी नॉट इन्वर्स फाइंड होता है। तो ये आपके पास हो जाएगा 1/2 - 1/4 0 0 1/2 0 -2 1 और 1। ठीक होगा, ये बी नॉट इन्वर्स बन गया। मतलब ऑप्टिमल टेबल से आपको 3 चीज़ें बनानी है, एक एक्स बी नॉट, सी बी नॉट इन्वर्स और सी बी नॉट और बी नॉट इन्वर्स। ये 3 चीज़ें क्यों बनाई हैं, क्योंकि हमने एल्गोरिथम में पढ़ा था कि हमें जेड रो कॉफिशेंट्स फाइंड करना है। जेड रो कॉफिशेंट्स के लिए आपके पास ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, हम हेडिंग देंगे, सब हेडिंग क्वेश्चन के अंदर। जैसे हम नॉर्मली सिंप्लेक्स में करते हैं। अच्छा, अब नॉन बेसिक क्या है? बेसिक में आपके पास है x2 x3 x6। तो नॉन बेसिक